Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your day 50 of Mission UPSC 2027 जिसमें हमारा आज का टारगेट था कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स in the constitution that Dalits can draw upon to insist that they be treated with dignity and as equals। सिंपल सी बात है यार, ये हमसे फंडामेंटल राइट्स पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है दलित्स के लिए या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जिस वजह से जो मेंशन है और जिस वजह से उनका भी हक है कि वो लोग भी डिग्निटी के साथ जिए और इक्वल भी ट्रीट किया जाए। सीधी सी बात, हमें फंडामेंटल राइट्स बतानी है। Dalits in India can draw upon several fundamental rights enshrined in the Constitution of India to ensure their dignity, equality and protection against discrimination। ठीक है, पहला राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है आर्टिकल 14 से 18। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 आपको याद भी होगा, हम लोगों ने आर्टिकल 14, 15, 16, 17 पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग ये आर्टिकल। ठीक है, डी आउट। आई होप आप लोगों को याद होगा, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। 14 में आपका था इक्वालिटी को लेके, इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल द सिटीजन्स। आर्टिकल 15 था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। इट अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, कुछ प्रोविजंस बनाना जो सोशली और बैकवर्ड क्लासेस से है, एजुकेशनली भी, स्पेशली दलित्स। आर्टिकल 16 हमारा किसको लेके था? अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। सो प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट जॉब बेस्ड ऑन कास्ट। आर्टिकल 17 हमारे पास है अनटचेबिलिटी को लेके, एंड प्रोहिबिट द प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, एनी वायलेशन इज पनिशेबल। टी से था टाइटल। ठीक है, अबॉलिश टाइटल दैट क्रिएट आर्टिफिशियल सोशल डिस्टिंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट हमारे पास आती है 14 से 18 के बाद 19 एंड 21। ठीक है, 19 क्या है? गारंटीज फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। एक्सप्रेशन, असेंबली एंड मूवमेंट इनेबलिंग दलित्स टू वॉइस देयर कंसर्न, मोबिलाइज फॉर राइट्स एंड मूव फ्रीली विदाउट कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कि उन सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि जिसको जो बोलना है, जो एक्सप्रेस करना है वो कर सकता है। ठीक है, एंड मूवमेंट देना दलित्स को भी कि वो लोग भी अपने वॉइस उनके पास हो, बोल सके, अपने राइट्स के लिए लड़ सके और कहीं पे भी मूव कर सके बिना रिस्ट्रिक्शंस के। ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई स्पेसिफिक जगह, टेम्पल्स या पब्लिक प्लेसेस पर मना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 21 है जो कि कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जो हमने पढ़ा भी है, पर्सनल लिबर्टी को लेके, जिसमें हम बात करते हैं कि डिग्निफाइड लिविंग कंडीशंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कास्ट बेस्ड वायलेंस, एट्रोसिटीज़ एंड बॉन्डेड लेबर। ठीक है, इन सब चीज़ों से फ्री, कि कास्ट बेस्ड वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई बॉन्डेड लेबर की तरह उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों से फ्री रखना है। दैट इज़ आर्टिकल 21। ठीक है, समझ आ गई बात कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 21 हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। देन हमारे पास आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 कहते हैं प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर, बेगर जो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह चीज़ें बंद करने के लिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसको लेके आर्टिकल 23 है। मैनी दलित्स हिस्टोरिकली सफर्ड फ्रॉम बॉन्डेड लेबर विच इज़ नॉट लीगली बैन। ठीक है, पहले स्लेव की तरह काम करवाया जाता था ना, तो ये सब चीज़ें बैन है। आर्टिकल 24 ऑल्सो प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्रीज़, कि किसी भी बच्चे को हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं कराना चाहिए, और जिसमें ज़्यादातर दलित के बच्चे मिलते थे, तो ये सब चीज़ें बैन करवा दी गई है। ये हमारे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत आर्टिकल्स अभी जैसे हमने 5 तो कर लिए हैं हर बार की तरह, थोड़े से इसमें 1-2 आर्टिकल आप ऐड कर लो जो याद करने हैं आपको, जैसे 19 और 22। इसमें 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच, 21 आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये 2 आर्टिकल और याद कर लो, फिर धीरे धीरे हम और याद करते रहेंगे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 2 आर्टिकल है हमारे पास, 25 एंड 26। देखिए 25th आर्टिकल कहता है इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। क्या हर किसी के पास राइट है कि कोई भी रिलीजन वो फॉलो कर सकता है, कोई भी रिलीजन वो प्रोफेस कर सकता है, और कोई भी रिलीजन वो प्रोपोगेट कर सकता है। दलित के पास भी राइट है कि वो प्रैक्टिस करे कोई भी जो उनको रिलीजन रखना है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की, इंक्लूडिंग कन्वर्जन भी अगर उनको करना है तो कर सकते हैं।
आर्टिकल 26 अलाउ करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, प्रिवेंटिंग एक्सक्लूजन फ्रॉम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, वो हमने पहले भी पढ़ा था ना, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन की अगर किसी भी जगह को, जैसे जो कुछ 15 अगस्त 1947 के टाइम पे जो प्लेस की जो रिलीजियस है, अगर वो हिंदू की जगह है तो वो हिंदू रहेगी, वो इसको चेंज नहीं कर सकता, ये हमने एक पढ़ा था ना। सो वही अलाउइंग रिलीजियस डिनोमिनेशंस टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। देन कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है कुछ, जो कि आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आती है। 29 आर्टिकल क्या कहता है, इट प्रोटेक्ट्स कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है और एजुकेशनल राइट्स देते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए जो यूज़ कर सकते हैं वो सेफ गार्ड के लिए। इसी तरह आर्टिकल 30 है, राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। एजुकेशन को लेके कि कोई भी इंसान स्टैब्लिश भी कर सकता है और एडमिनिस्टर भी कर सकता है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 ये इंश्योर करता है कि दलित्स का अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट डायरेक्टली, अगर उनको ऐसा लग रहा है उनकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर उनकी वायलेट हो रही है तो उनके पास राइट है कि वो रेमेडीज़ के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर इस वाली राइट को, आर्टिकल 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हमने पहले भी पढ़ा है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एज इट प्रोवाइड्स इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर राइट्स। ठीक है, और कोई एडिशनल प्रोटेक्शंस क्या क्या दे रखे हैं दलित्स के लिए या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जैसे कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर कास्ट बेस्ड वायलेंस, सोशल बॉयकॉट्स एंड ह्यूमिलेशन। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ निकाली, आपको पता है रिजर्वेशन के बारे में हमने कल ही पढ़ा है। एफर्मेटिव एक्शंस इन एजुकेशन, जॉब्स एंड लेजिस्लेचर टू अपलिफ्ट दलित्स। These constitutional guarantees and legal safeguards empower Dalits to assert their dignity, equality and freedom in Indian society। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। याद करने का है, धीरे धीरे हो जाएगा, कोशिश करिए आज 2 या 3 आर्टिकल और एक्स्ट्रा याद कर लो ED आउट के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई डू आदिवासीज एक्टिविस्ट, ठीक है, जैसे हमने सीके जानू के बारे में पढ़ा था, वाई डू दे बिलीव दैट आदिवासीज कैन ऑल्सो यूज दिस 1989 एक्ट जो हमने पढ़ा है टू फाइट अगेंस्ट डिस्पोजेशन। कि इनको ऐसा क्यों लगता है कि 1989 वाला एक्ट जो है वो आदिवासी एक्टिविस्ट भी यूज़ कर सकते हैं डिस्पोजेशन अगर कुछ होता है तो, अगर उनसे कोई एसेट्स, उनका अगर कोई लैंड उनसे छीन लिया जाता है फॉरेस्ट, तो आदिवासी एक्टिविटीज़ को क्यों लगता है कि ये लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आदिवासी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग अगर हम सीके जानों की बात करें, उन लोगों को बिलीव करते हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स can also use the scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act to fight against dispossession of their land, क्योंकि ये जो एक्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है लैंड एलिनेशन एज एन एट्रोसिटी। ठीक है, लैंड एलिनेशन की भाई किसी से भी लैंड छीन लिया गया तो उसको प्रायोरिटी रखता है। तो SC/ST, ठीक है, ये जो हमारा एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 क्रिमिनलाइज द फोर्सिबल टेकिंग अवे ऑफ लैंड ओन बाय द शेड्यूल ट्राइब, की कोई भी अगर लैंड लेता है फोर्सिबली शेड्यूल ट्राइब से तो वो भाई उसको एक क्राइम है। सेक्शन 315 ऑफ द एक्ट, जो इस एक्ट का सेक्शन 315 नंबर का जो क्लॉज है वो ये कहता है दैट रॉन्गफुली ऑक्यूपाइंग और कल्टिवेटिंग लैंड बिलोंगिंग टू अ मेंबर ऑफ SC/ST कम्युनिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। दिस प्रोविजन कैन ऑल्सो भी यूज्ड अगेंस्ट पावरफुल इंडिविजुअल। ये प्रोविजन कोई भी पावरफुल इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है, प्राइवेट कंपनीज के लिए भी, और इवन गवर्नमेंट एक्शंस दैट इलीगली सीज आदिवासीज लैंड, जो इलीगली आदिवासियों का लैंड लेने की कोशिश करे उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है कि उन सब के लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट्स आ सकती है। ठीक है, तो ये इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं। पहला रीज़न कि भाई एक्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया है, दूसरा रीज़न ये है कि प्रोटेक्शन मिलना डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो एक्ट का काम है। आदिवासीज आर डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट, डैम्स वगैरह के चक्कर में उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। मैनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर इंप्लीमेंटेड विदाउट प्रॉपर कंसेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो ऐसे इंप्लीमेंट कर देते हैं बिना उनसे पूछे, उनको हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स वायलेट हो रहा है, जैसे कि 5th शेड्यूल और पेसा एक्ट, जो कि अभी हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, पेसा वगैरह, पेसा पढ़ा है बट 5th शेड्यूल नहीं पढ़ा है, बट ऐसे मान लीजिए। तो SC/ST एक्ट कैन बी यूज टू लीगली चैलेंज फोर्स इविक्शंस एंड प्रिवेंट लैंड पोसेशन। तो SC/ST एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है फोर्स, कि कोई भी अगर फोर्स्ड इविक्शंस करा रहा है आदिवासीज को तो लीगली चैलेंज करने की कोशिश करेगा कि उनके खिलाफ एक्शंस होगा, या फिर लैंड पोसेशन डिस्पोजेशन भी कोई करने की कोशिश कर रहा है। तो तीसरा है सेफगार्ड अगेंस्ट वायलेंस एंड इंटिमिडेशन। ठीक है, कि कोई भी उनके साथ गलत हो रहा है, वायलेंस हो रही है तो उनके साथ थ्रेट्स वगैरह अगर हो रहा है तो ये सब भी गलत है। लैंड ग्रैबर्स ऑफन यूज थ्रेट्स वायलेंस, ठीक है, जो लैंड छीनने की कोशिश करता है वो लोग कोशिश करते हैं धमकी दे, वायलेंस करे, या इवन सोशल बॉयकॉट, उनको अलग कर दे, आदिवासीज को या ट्राइबल्स को, उनको सोसाइटी से बॉयकॉट कर दे सो दैट कि वो अपना लैंड खुद ही छोड़ जाए। ठीक है, SC/ST प्रोवाइड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर एक्ट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन
एक्टिविस्ट आर्ग्यू दैट यूजिंग द एक्ट स्ट्रेंथन देयर लीगल फाइट अगेंस्ट कॉर्पोरेट एंड स्टेट लेड, कि अगर ऐसा कोई एक्ट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर वो लड़ने भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका केस और स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक्ट हमारे पास है, ठीक है। लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, कि जो भी हिस्ट्री से इनके साथ इनजस्टिस हो रही है उसका लीगल रिकॉग्नाइजेशन आया थ्रू एक्ट। सो आदिवासी स्ट्रगल, आदिवासी ने काफ़ी स्ट्रगल किया फॉर लैंड राइट्स, इज रूटेड इन हिस्टोरिकल इनजस्टिस, वहाँ वेयर एज ट्रेडिशनल लैंड्स वर टेकन अवे ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी। SC/ST एक्ट रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन विच इज़ फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है, कि जो भी उनके साथ हुआ है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ, एंड ऑफर्स अ लीगल मैकेनिज्म टू रिक्लेम राइट्स ओवर एंसेस्ट्रल लैंड्स, ठीक है, कि एक मैकेनिज्म दिया कि वो लोग अपनी राइट्स ले सकते हैं, जो भी उनके एंसेस्ट्रल लैंड है उसके लिए वो लड़ सकते हैं, ठीक है। यूज्ड एज अ टूल फॉर मोबिलाइजेशन, तो सीके जानू और इवन अदर आदिवासी एक्टिविस्ट जो है उन्होंने यूज़ किया SC/ST एक्ट इन देयर मूवमेंट्स टू डिमांड लैंड राइट्स, फॉरेस्ट राइट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सीके जानू और कोई भी अदर आदिवासी एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने यूज़ किया SC/ST एक्ट उनकी मूवमेंट के लिए कि भाई डिमांड कर सके कि लैंड राइट्स है इनके पास, आदिवासी का इनका लैंड नहीं छीनना चाहिए, फॉरेस्ट राइट्स है उनको प्रोटेक्शन मिले डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो उन्होंने काफ़ी स्टैंड लिया। आदिवासी एक्टिविस्ट, द एक्ट हेल्प क्रिएट लीगल प्रेशर्स, स्टेट पे प्रेशर क्रिएट होता है प्राइवेट एंटिटीज़ में जो भी आदिवासी की राइट वायलेट करता है, तो कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। सो आदिवासी एक्टिविस्ट सी द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एज अ पावरफुल लीगल टूल टू फाइट अगेंस्ट लैंड डिस्पोजेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड इवन एक्सप्लॉयटेशन। द एक्ट क्रिमिनलाइज रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन, की कोई भी गलत तरीके से आदिवासी का लैंड लेने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा उनको, आदिवासी को कोई भी वायलेंस और कोअर्शन फोर्सफुल इनके साथ जो कोई भी चीज़ें हो रही हो, और स्ट्रेंथन करेगा आदिवासी लैंड स्ट्रगल अगेंस्ट द स्टेट एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वाई गवर्नमेंट इज रिलेक्टेंट टू स्पेंड इवन वेरी मॉडेस्ट अमाउंट ऑन रिहेबिलिटिंग द डिस्प्लेस, कि गवर्नमेंट हमने देखा है ना कि खर्चा करने के लिए बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होती है, मतलब वो करती है कि नहीं हम नहीं करेंगे खर्चा। जैसे आदिवासी का लैंड तो ले लेते हैं बट उनको आदिवासी को कंपनसेशन में ये बदले में एक लैंड दे दिया जाए या कुछ पैसे दे दिया जाए, तो ऐसा सरकार क्यों नहीं करती है, मतलब बहुत ही रिलेक्टेंट होती है, हिचकिचाती है, नहीं करना चाहती। तो इसके कुछ रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस और ब्यूरोक्रेटिक फैक्टर्स होते हैं। पहला अगर हम देखें डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रायोरिटीज़ ओवर सोशल वेलफेयर, कि गवर्नमेंट क्या करती है डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करती है सोशल वेलफेयर के ज़्यादा, ओवर सोशल वेलफेयर, की सोचती है डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट पे ध्यान दे, सोशल वेलफेयर ना करें, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। सो गवर्नमेंट ऑफन प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ओवर सोशल वेलफेयर। डिस्प्लेसमेंट इज सीन एज एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस, डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये कॉस्ट अनअवॉइडेबल है, ठीक है। वाइल रिहेबिलेशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर रादर देन इन्वेस्टमेंट, अगर वो सोचती है कि भाई अगर रिहेबिलेट करने की अगर हम कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमारा खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए रिलेक्टेंट रहती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे डैम्स, हाईवेज, माइंस, इंडस्ट्रियल जोन्स को लेके, वो पैसा जनरेट करेगी रेवेन्यू, और कहीं ना कहीं वहाँ से फिर इन्वेस्टमेंट आएगी, और अगर रिहेबिलेशन सरकार करने लग गई तो फिर तो उनको पैसा ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो खर्चा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इमीडिएट इकोनॉमिक रिटर्न नहीं दे रहा है, इस वजह से भी ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ब्यूरोक्रेटिक एपैथी एंड पुअर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक एपैथी एंड पुअर इंप्लीमेंटेशन में यही है कि मैनी रिहेबिलेशन पॉलिसीज एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, देखिए बहुत सारी आज भी ऐसी पॉलिसीज़ है रिहेबिलेशन की भाई हाँ हम तुम्हें देंगे, ये सब सिर्फ लिखने के लिए दे दी कि हाँ देंगे, बट ये पुअरली इंप्लीमेंट है, आज भी इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हो रही है। क्यों? करप्शन होने की वजह से, इनएफिशिएंसी होने की वजह से, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इवन फंड्स भी अगर दिए जा रहे हैं कि हाँ रिहेबिलेशन होना है, बट वो फिर भी डिस्प्लेस के पास पहुँच ही नहीं पा रही है क्योंकि डिले है, पॉलिसीज़ ही अच्छी नहीं है, काम ही नहीं कर रहे हैं लोग ढंग से, मिसमैनेजमेंट है, डाइवर्जन्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लैंड एक्विजिशन लॉज एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मेक कंपनसेशन स्लो एंड इनएडिक्वेट, कहीं ना कहीं वो काम इतना धीरे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो पहुँच ही नहीं पाते उनके पास। तो कहीं ना कहीं लोग लैंड को क्या लेते हैं, कमोडिटी की तरह ले रहे हैं, सरकार भी हो या कुछ भी, लैंड को एक कमोडिटी मानते हैं, लाइवलीहुड नहीं देखते कि लोगों वहाँ पे जी रहते हैं, लोग का वहाँ पे वो घर है, बल्कि लोग ये सोचते हैं कि लैंड तो एक कमोडिटी है और उनको डिस्प्लेस करने में कर देते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफन व्यू लैंड्स एज रियल स्टेट रादर देन, ठीक है, rather than a source of livelihood for displaced communities. Compensation is often in the form of cash payments, which may not be enough to secure long-term sustenance. कि जो compensation है वो यूजुअली किस फॉर्म में होता है, कैश पेमेंट के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। compensation कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट्स, जो कि इतना इनफ नहीं होता कि भाई उनको लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने पे हेल्प करे, ठीक है। हो सकता है भाई कुछ लोग की हो सकता है सरकार कैश पेमेंट दे दे, अब वो कैश पेमेंट इतना ना हो कि भाई अब वो अर्निंग कैसे करेंगे, क्योंकि वो लोग तो फॉरेस्ट से अर्न करते थे, अब कहीं दूसरी जगह जाने के लिए उनको काम आना चाहिए, बहुत चीज़ें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैनी डिस्प्लेस पीपल स्पेशली आदिवासी और रूरल कम्युनिटीज रिलाई ऑन फॉरेस्ट एंड ट्रेडिशनल लैंड्स फॉर सर्वाइवल, जो कि रिप्लेस नहीं कर सकता पैसा, जो मैंने बताया। कुछ पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस होने की वजह से भी, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस और इंडस्ट्रियल लॉबीज़ क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसीज़ को, सोचती है कि सस्ते लैंड मिल जाए कहीं से भी विद मिनिमल रिहेबिलेशन कॉस्ट भी कम से कम है।
पॉलिटिकल लीडर्स भी कोशिश ये करते हैं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं कि इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ हो, ये ध्यान नहीं देते कि डिस्प्लेस भी अगर हुए हैं लोग तो उनको बदले में रिहेबिलेशन मिले। एंड मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स मतलब मिल के होते हैं ना, पब्लिक और प्राइवेट मिल के काम कर रही है, जहाँ पे कंपनीज क्या कर रही है, प्रोजेक्ट कॉस्ट पे कंट्रीब्यूट कर रही है, पर रिहेबिलेशन के पैसे नहीं दे रही है। लीगल प्रोटेक्शन बहुत वीक है। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 और इवन जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, वो सेफगार्ड तो प्रोवाइड कर रहा है बट उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है। सेफगार्ड दे रहा है पर लोग इन्फोर्समेंट जो हो रही है ना एक्ट का, वो ढंग से नहीं हो रहा है। बहुत सारी डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ है जो आज भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं है कि इनका ही लैंड है, ठीक है, मेकिंग देम इनएलिजिबल, कि वो मांग ही नहीं सकते कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि आज भी वो लोग लैंड ओनर्स की तरह हम उनको कह नहीं सकते कि वो लैंड ओनर्स है, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है अंडर दिस एक्ट लैंड एक्विजिशन। सो द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अलाउ द गवर्नमेंट टू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्स्थ रीज़न, सोशल और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ द डिस्प्लेस, कि बहुत सारे डिस्प्लेस पीपल जो आदिवासी दलित होते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता, बहुत ईजिली उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि पॉलिटिकल पावर भी इनके पास नहीं होती। उनकी डिमांड्स को इतना इग्नोर किया जाता है, सप्रेस दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं है, माइनॉरिटी है, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन, पॉलिसी मेकर्स एंड द मीडिया ऑफन फेल टू हाईलाइट देयर स्ट्रगल रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं हमारे मीडिया वगैरह भी उन चीज़ों को कवर नहीं करती, तो सरकार पर प्रेशर वैसे ही नहीं पड़ता। सेवेंथ पॉइंट है टेम्प्रेरी और मिनिमलिस्ट अप्रोच। देखो रिहेबिलेशन जब अगर किया भी जा रहा है ना, इट इज़ ऑफन शॉर्ट टर्म, सो फोकस किया जाता है कि एक बारी में पेमेंट कर दी जाए या टेम्प्रेरी हाउसिंग प्रोवाइड कर दी जाए। कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस नहीं देते, जैसे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन हो या नहीं हो, वहाँ पे हेल्थ केयर कैसा, ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट अवॉइड करती है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। क्यों? क्योंकि उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट लंबे समय तक चाहिए, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन चीज़ों से अवॉइड करती है, ठीक है। कंक्लूजन में यही है कि द गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस टू इन्वेस्ट इन रिहेबिलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, bureaucratic inefficiency, corporate influence, and social marginalization of the displaced. Rehabilitation is often seen as an expenditure rather than a right, leading to minimal efforts and poor execution. Without political pressure and legal accountability, displaced communities continue to struggle for justice, dignity, and sustainable livelihood. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू यू थिंक दैट दलित फैमिलीज आर अफ्रेड ऑफ एंगरिंग द पावरफुल कास्ट। कि जो दलित की फैमिलीज होती हैं उनको क्यों डर लगता है जो बड़े पावरफुल लोग होते हैं उनको गुस्सा दिलाने में, या क्यों उनके सामने बोल नहीं पाते, क्या चीज़ है। देखिए, दलित फैमिलीज ऑफन फियर एंगरिंग द पावरफुल कास्ट ड्यू टू हिस्टोरिकल और सिस्टमैटिक ऑपरेशन की वजह से दैट कंटिन्यू टू शेप सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। कुछ रीजन्स हैं, जैसे डर की वजह से या रिटेलिएशन की वजह से, कि कहीं बदला ना ले ले वो लोग, कहीं गुस्सा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए। जैसे कि कास्ट बेस्ड वायलेंस इज अ हार्श रियलिटी इन मेनी रूरल एंड अर्बन एरियाज। दलित्स हु असर्ट देयर राइट और चैलेंज डोमिनेंट कास्ट ऑफन फेस फिजिकल अटैक्स, एरसल, लिंचिंग एंड इवन मर्डर। कि भाई जो दलित्स इनको डर लग बोल भी देते हैं, अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अटैक हो रहा है, उनके साथ लिंचिंग हो रही है, या इवन मर्डर भी लोग कर देते हैं। जैसे इंसिडेंट्स सच एज ऑनर किलिंग, सोशल बॉयकॉट्स एंड सेक्शुअल वायलेंस अगेंस्ट दलित, स्पेशली विमेन, हाईलाइट द डेंजर्स ऑफ स्टैंडिंग अप टू ऑपरेशंस। कि कहीं ना कहीं लोगों को इसलिए डर लगता है कि अगर हम खड़े भी हो गए तो हो सकता है हमारे ऑनर को मार दे, सोशली हमको सोसाइटी से बॉयकॉट कर दे, हटा दिया जाए, सेक्सुअली हमारे साथ वायलेंस हो जाए, स्पेशली हमारे घर की लड़कियों के साथ। तो ये सब चीज़ों की वजह से लोग नहीं बोलते हैं। कुछ सोशल और इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से होता है, क्योंकि बड़े लोग इनको काम दे देते हैं, ठीक है, अपने घर में कोई ना कोई काम मिल जाता है, तो अगर ये उनसे ही लड़ लेंगे, उनके खिलाफ कर लेंगे, तो फिर उनको काम कहाँ करेंगे, लोग काम नहीं करेंगे तो फिर गरीब हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि बहुत सारी दलित फैमिलीज़ के इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है डोमिनेंट कास्ट पे, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, एम्प्लॉयर्स और इवन लोकल ट्रेडर्स हैं। तो ये डर लगता है कि जॉब ना चली जाए, रेंटेड लैंड जो इन्होंने उससे उनको छीन ना लिया जाए, डेली वेजेस अगर नहीं मिली तो कैसे होगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से आज भी कुछ दलित स्टिल बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते हैं और बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में, सो दैट मेकिंग देम वल्नरेबल टू कोअर्शन। मतलब फोर्सफुली उनसे काम कराया जाता है, इतना गलत काम या इतना आप कह लीजिए हार्मफुल काम, बट स्टिल उनको करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा रीज़न है सोशल बॉयकॉट एंड एक्सक्लूजन, कि सोसाइटी से हमें बॉयकॉट ना कर दे, अलग हटा ना दिया जाए और एक्सक्लूड ना कर दिया जाए, इस वजह से भी, जो मैंने अभी पहले भी बताया। चैलेंजिंग कास्ट नॉर्म्स कैन लीड टू सोशल ऑस्ट्राइजेशन का मतलब सोसाइटी से अलग कर देना, वेयर दलित्स आर डिनाइड एक्सेस टू कम्युनिटी रिसोर्सेज, टेम्पल्स, वाटर सोर्सेज एंड इवन ग्रोसरी स्टोर्स। सो द प्रैक्टिस ऑफ सोशल बॉयकॉट मेक सर्वाइवल डिफिकल्ट फॉर दलित फैमिली इन विलेजेस एज दे आर ऑफन कट ऑफ फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वीक लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंस्टीट्यूशनल बायस, ठीक है। वीक लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंस्टीट्यूशनल बायस,
इवन दो लॉज लाइक SC और ST वाली जो हमने पढ़ी है एग्जिस्ट तो कर रही है, बट स्टिल लॉ का इन्फोर्समेंट ढंग से नहीं हो रहा है, वो अभी भी वीक है कि डोमिनेंट कास्ट का ज़्यादा रोल है एज कम्पेयर टू दी दलित्स. दलित्स हु फाइल कंप्लेंट ऑफन फेस पुलिस इनएक्शन. पुलिस भी इतना ध्यान नहीं देती, अगर कंप्लेंट भी कर देते हैं तो काउंटर केस हो जाता है या फिर फॉल्स एक्यूजेशन उन पर ही लग जाता है. सो जुडिशियल प्रोसेस देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्लो है, मेकिंग लीगल जस्टिस डिफिकल्ट टू एक्सेस. पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है अपर कास्ट के पास, वो भी एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं लोग नहीं बोल पाते कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स और इवन पॉलिटिशियंस जो है कहीं ना कहीं डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं. तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बायस होता है अगेंस्ट दलित्स. दलित्स हु resist discrimination often face harassment from authorities instead of protection. So पंचायत और even local governance में dominant caste often control decision making, leaving Dalits with little voice or influence. Losing land revenues, land resources कहीं हमसे छीन ना लिया जाए, इस वजह से भी डर लगता है. So many Dalits who own land face threats of illegal land grabbing by dominant caste groups. Land disputes often turn violent, with Dalits being forcibly evicted without compensation. Even Dalits for legal matters which are costly and time consuming often leading to loss of एंसेस्ट्रल लैंड. देखो ये वही बोल रहा है कि बहुत सारे दलित को ये डर लगता है कहीं ना कहीं अगर हमसे इन्होंने लैंड खींच लिया, डोमिनेंट जो कास्ट ग्रुप्स है, कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए उसकी वजह से ले ले, तो कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है कि यार हम लोग तो लीगल बैटल भी नहीं लड़ सकते, हमारे लिए महंगा है, टाइम भी बहुत लगेगा, तो हम लोग इससे अच्छा इनके दबाव में आते रहे. कुछ कास्ट बेस्ड पैट्रियार्की और सेक्सुअल वायलेंस है. देखिए दलित वुमेंस जो होती है ना, ऑफन उनको सेक्सुअल वायलेंस के लिए मतलब टारगेटेड होती है एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन एंड ह्यूमिलेशन. कि अगर किसी ने भी उनके साथ गलत करने की कोशिश की, डोमिनेंट क्लास के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की, तो डोमिनेंट क्लास क्या करते थे, वुमेंस को यूज़ करते थे, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है ये सब चीज़ें. तो कहीं ना कहीं फैमिलीज़ को डर लगता है कि ऐसे क्राइम्स को रिपोर्ट करें. क्यों? क्योंकि सोसाइटल स्टिग्मा की वजह से, या पुलिस भी ध्यान नहीं देती है, और कहीं ना कहीं डर की वजह से कि और कुछ ना हो जाए, इस वजह से लोग छुप जाते हैं, बताते नहीं हैं. हिस्टोरिकल लीगेसी ऑफ ऑपरेशन. देखिए सेंचुरीज ऑफ अनटचेबिलिटी, जो इतने सालों से अनटचेबिलिटी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इवन कास्ट हायरार्की जो है कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर डर बिठा गया है दलित कम्युनिटीज़ के अंदर. ठीक है, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो लोगों को पड़ता है जनरेशन ऑफ कास्ट वायलेंस को लेके मेक्स मैनी दलित रेजिस्टेंट टू ओपनली रेजिस्ट ऑपरेशन. क्योंकि उन लोगों को डर लगता है कि हम लोग तो बोल ही नहीं सकते, ये सब करके उनके दिमाग में डर बैठ चुका है. कंक्लूजन यही है, दलित फैमिलीज फेल, फियर रिटेलिएशन लगता है लोगों को कि यार कहीं हमारे साथ बदला ना ले ले, वायलेंस ना हो, इकोनॉमिक लॉस ना हो, सोशल एक्सक्लूजन ना हो और इंस्टीट्यूशनल बायस ना हो जाए अगर वो डोमिनेंट कास्ट ऑपरेशन को चार्ज करेंगे, डोमिनेंट कास्ट को चार्ज करेंगे, मतलब चैलेंज करेंगे. सॉरी. द लैक ऑफ इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट, इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड इवन हिस्टोरिकल इनजस्टिस फर्दर रीइंफोर्स दिस फियर. However, growing Dalit movement, legal awareness and political assertion are slowly changing this deep-rooted oppression. ठीक है, कि जो इतने ज़्यादा दलित मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, लीगल अवेयरनेस जो फैलाई जा रही है, पॉलिटिकल असर्शन जो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें चैलेंज हो रही है ऑपरेशन. वाई डू यू थिंक दैट रिजर्वेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस टू दलित्स एंड आदिवासीज. कि आपको क्यों लगता है कि रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए दलित्स और आदिवासीज के लिए. देखिए रिजर्वेशन एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है प्रोवाइडिंग द सोशल जस्टिस टू दलित्स एंड आदिवासीज. क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन अगर होता है तो कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकली उनके साथ इनजस्टिस हुई है वो ठीक करने में हेल्प करेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, इवन मार्जिनलाइज कम्युनिटी को एम्पावरमेंट करने के लिए भी हेल्प करेगा जिन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया फॉर सेंचुरीज. ठीक है, अब रीजंस क्या है हम लोग एक बार फटाफट से देख लेते हैं. सेम चीज़ है पर उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया है. पहला रीजन है करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस, हिस्टोरिकली जो इनके साथ हो रहा है उसको सही करने के लिए. दलित्स एंड आदिवासीज वर सब्जेक्टेड टू सेंचुरीज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, अनटचेबिलिटी, लैंड डिस्पोजेशन and denial of education and employment opportunities. So caste-based discrimination prevented them from accessing social, economic and political resources. Reservation serves as a constitutional mechanism to undo historical wrongs by ensuring representation in education, government jobs and politics. समझ आ गई बात कि रिजर्वेशन अगर होगा तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है पॉलिटिकली, गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन में, वो चीज़ें करेक्ट होने में हेल्प करेगी, उनको रिप्रेजेंटेशन दिलाने की कोशिश करेगी. सेकंड पॉइंट है इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करते हैं इक्वालिटी, अभी हमने पढ़ा भी आर्टिकल, बट ट्रू इक्वालिटी तभी आएगी, ट्रू इक्वालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. कि ट्रू इक्वालिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब सबको, हर किसी को इक्वल एक्सेस मिल रहा हो, चाहे एजुकेशन के टर्म्स में हो चाहे एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में. तो उसके लिए रिजर्वेशन कहीं ना कहीं एक प्लेइंग फील्ड, एक रोल प्ले करता है. रिजर्वेशन लेवल्स द प्लेइंग फील्ड बाय इंश्योरिंग कि दलित और आदिवासीज जो इवन इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी प्रोग्रेस उनकी होए. बिना रिजर्वेशन के दीज कम्युनिटीज़ वुड कंटिन्यू टू बी अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन हायर एजुकेशन. अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो आज भी हायर एजुकेशन में वो लोग नहीं दिखेंगे जो लोअर कास्ट के होते हैं या जो कह सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर होते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स में भी नहीं देखने को मिलेंगे. सो ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन. जो इनके शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह लोग जो पॉवर्टी
यूजुअली गरीब होते हैं ना, ऐसा बोला जाता है, बैकवर्ड होते हैं कहीं ना कहीं, तो वो जो पॉवर्टी साइकिल में फंसे रहते हैं, पॉवर्टी डेप में फंसे रहते हैं, या सोशली उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, उसको तोड़ने के लिए भी ज़रूरी है कि रिजर्वेशन लेके आए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक डेप्रीवेशन गो हैंड इन हैंड, कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो और इकोनॉमिक डेप्रीवेशन दोनों साथ में चलते हैं, मतलब अगर ये है तो ये भी है, और ये चलता है तो ये भी है। सो मैनी दलित्स एंड आदिवासी स्टिल लैक एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, कि आज भी बहुत सारे लोग हैं दलित्स और आदिवासीज में जिनके पास एजुकेशन नहीं है, लैंड नहीं है, और इवन स्टेबल इनकम नहीं है, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी उनकी खत्म नहीं हो पाती। सो रिजर्वेशन दिलाना एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में कहीं ना कहीं उनको एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा और सोशल मोबिलिटी भी देगा, और फ्यूचर जनरेशन जो उनकी मतलब कहीं ना कहीं उनको पॉवर्टी से भी बाहर निकालेगा। इवन रिप्रेजेंटेशन, गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में भी ज़रूरी है। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना, कुछ सीट्स रिजर्व करना लोकसभा में और इवन स्टेट असेंबलीज में, ये इंश्योर करेगा कि दलित और आदिवासी का भी कुछ ना कुछ रोल है पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, बिना रिजर्वेशन के डोमिनेंट कास्ट हमेशा क्या करेंगे, मोनोपोलाइज करेंगे अपनी पॉलिटिकल पावर, और कहीं ना कहीं इन कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज और फील कराएंगे। सो कुछ एम्पावर्ड लीडर्स फ्रॉम SC/ST बैकग्राउंड्स कहीं ना कहीं एडवोकेट करेंगे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो लैंड राइट्स को लेके होंगी, जो कहीं ना कहीं आदिवासीज़ को लेके बनाई जाएगी, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी कम्युनिटीज़ के लिए। डिस्क्रिमिनेशन कम करना एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। दलित और आदिवासी कहीं ना कहीं आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब सिक्योर थ्रू रिजर्वेशन प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो कुछ ऐसी सरकारी जॉब जिनको रिजर्वेशन के थ्रू मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और डिग्निटी मिल जाती है, और कहीं ना कहीं उनका डोमिनेंट कास्ट पे जो डिपेंडेंस है वो भी कम हो जाता है। सो रिजर्व पोजीशन प्रिवेंट अपर कास्ट मोनोपोलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब। रिजर्व पोजीशन अगर मिल रही है तो कहीं ना कहीं अपर कास्ट जो पूरे के पूरे पब्लिक सेक्टर्स में होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे, और कहीं ना कहीं डाइवर्स और इंक्लूसिव वर्कफोर्स आएंगे जिसमें दलित और आदिवासी भी इंक्लूड होंगे। एनकरेजिंग हायर एजुकेशन अमंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, जिससे कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी को भी ये फील हो कि हायर एजुकेशन लेना ज़रूरी है। मैनी दलित एंड आदिवासी लैक एक्सेस टू क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। सो रिजर्वेशन अगर दिया जाएगा हायर इंस्टीट्यूशंस में, जैसे IITs और IIMs में, इवन मेडिकल कॉलेजेस में, तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करेगा कि वो लोग हायर स्टडीज़ करें। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके, रिजर्व सीट्स प्रोवाइड करके कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियल बर्डन कम करेगा, लिटरेसी रेट भी बढ़ाएगा उन लोगों के अंदर भी। इंपावरिंग करना विमेन को भी जो दलित और आदिवासी बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि विमेन को कहीं ना कहीं ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि कास्ट की वजह से, जेंडर की वजह से, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से। सो रिजर्वेशन पॉलिसी अगर विमेन के लिए आएगी तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन भी मिलेगी उनको और एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं जो साइकिल एक्सप्लॉयटेशन और पेट्रियार्कल कंट्रोल जो चलता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने की उसमें आएगी। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड सोशल इंक्लूजन, डेमोक्रेसी के लिए और सोशल इंक्लूजन की हर कोई सोसाइटी में इंक्लूड है, उसके लिए ज़रूरी है कि reservation हो. So true democracy requires representation from all the sections of the society. Reservation helps integrate Dalits and Adivasis into mainstream society, fostering social justice, inclusion and equal citizenship. So बिना reservation के India social and economic power structures would remain heavily showed in the favor of dominant caste. अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हर जगह dominant caste ही दिखेंगे. So reservation is not just about quotas. Reservation ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोटा हम दे रहे हैं, एक कहीं ना कहीं ये टूल है कि जिससे social justice और empowerment मिल रही है उन लोगों को जिनको पहले नहीं मिल पा रही है. इट हेल्प्स करेक्ट दिस हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, जो हुआ गलत वो चीज़ें सही करने के लिए ज़रूरी है. फेयर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए और इवन एजुकेशनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उनको रिजर्वेशन मिले. अंटिल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के अलावा आर फुल्ली एलिमिनेटेड. जब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होगा, जब तक सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ख़त्म नहीं होगी, तब तक रिजर्वेशन कहीं ना कहीं एक एसेंशियल मैकेनिज्म है सो दैट हम लोग इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ जाए. ठीक है, समझ आ गया बात. तो यही था आज का हमारा टारगेट. कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट के साथ. सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर.